चलिए। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी का, और उसका चैप्टर 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है कॉलोनियल एरा इन इंडिया, द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। ठीक है, क्लास 8 चैप्टर 4 बुक एनसीईआरटी न्यू, और इस बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ठीक है, सो चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो इस एरा के बारे में थोड़ा सा विलियम डिग्बाई ने कुछ बोला था, वो चीज़ें लाइक nearly 2 centuries ago, the early Britons in Bengal and the sister presidencies regarded the land and the people as fair game for plundering. Under the latter Britain as an administrator, the plunder is proceeding far more outrageous than that at any preceding period. तो उनके कहने का मतलब है 2 शताब्दी पहले, मतलब 200 साल पहले, जब शुरू में ब्रिटिशर्स बंगाल में आए या उनके जो अदर प्रेसिडेंसीज था, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो वहाँ पे लैंड और पीपल के साथ प्लंडरिंग शुरू करी। ठीक है, बाद में जब ब्रिटिशर्स की लेटर ब्रिटिशर्स हुए, मतलब 2 सेंचुरीज़ के बाद, मतलब मान के चलो फर्स्ट सेंचुरी 100 साल पहले या 50 साल 60 साल पहले, तो ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया था कम्प्लीटली, और प्लंडरिंग बहुत ही और ज़्यादा आउटरेजियस हो गया था। आउटरेजियस का मतलब होता है बहुत ही क्रूरतापूर्ण या दबाव वाला, मतलब उस तरीके का हो गया था। ठीक है, सो मॉडर्न इंग्लैंड हैड मेड मैनी ग्रेट इंडियंस वेल्थ, मतलब आज का जो इंग्लैंड है, विलियम डिग्बाई ने ये बात 1901 में कही थी, तो उनके हिसाब से जो उस टाइम का इंग्लैंड था 1901 में जो क्रिएट हुआ, वो इंडियन वेल्थ के द्वारा हुआ। वो वेल्थ जो अपने ताकत और स्किल जो था स्ट्रॉन्गर का, दैट मीन्स कि ब्रिटिशर स्ट्रॉन्गर थे वहाँ, तो उसके बल पे इंडियन वेल्थ को ले जा करके इंग्लैंड को वेल्दी बनाया गया था। ठीक है, ये कहने का मतलब उनका था, एक तरह से कंप्लीट सारांश यही था उनके कहने का। ठीक है, सो द बिग क्वेश्चन इज़ क्या क्या है इसमें, क्या क्या हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियलिज्म क्या है, ये चीज़ें हम समझेंगे। व्हाट ड्रू यूरोपियंस पावर्स टू इंडिया, क्या था जो यूरोपियन पावर्स को इंडिया में ले आया, और इंडियाज़ की इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल उस वक्त क्या थी स्थिति कॉलोनियल पीरियड के टाइम में, फिर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें, एक डायग्राम बनाया गया है फिगर 4.1 में, ये यूरोपियन की मानसिकता को दर्शाने वाला एक फिगर है, जिसमें ये दिखाया गया है कि अ पेंटिंग इन टाइटल, इसमें क्या बोला है कि द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया बाय ए ग्रीक पेंटर स्पिरिडोन ऑफ रोम। इसमें क्या हो रहा है कि जो ईस्ट इंडियंस हैं, लाइक ईस्ट मतलब कि जो इंडियंस हैं या फिर अदर ईस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, वो लोग अपना वेल्थ या अपनी चीज़ें ब्रिटानिया, जो एक माइथोलॉजिकल गॉड मानी जाती थी ब्रिटेन की, एक तरीके से उनको ये सब समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जल्दी से अब आगे पढ़ते हैं हम। एक टाइमलाइन बना हुआ है कि इंडिया में यूरोपियंस का कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैसे आगमन हुआ, वो सारी चीज़ें। तो 1498 में वास्को द गामा का एंट्री होता है, कहाँ, कलिकट में। कलिकट कहाँ होता है, कहाँ है, कोझिकोड में, केरल में पड़ता है ये। तो वास्को द गामा पहले यूरोपियन थे, पहले पुर्तगाली थे जिन्होंने इंडिया लैंड पे अपना कदम रखा था 1498 में। उसके बाद 1560 में इनक्विजिशन एट गोवा। इनक्विजिशन एक तरीके का एक लॉ था इन लोगों का, क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड था, तो वो चीज़ें थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता। उसकी इस्टेब्लिशमेंट करी थी 1560 में, जो जाकर के 1812 में आई थिंक ख़त्म कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, 1612 टू 1619 द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशेस ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इन सब जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो अंग्रेज़ों की थी कंपनी, ब्रिटिशर्स की, उसने इस्टेब्लिशमेंट करा, सब जगह अपना ट्रेडिंग पोस्ट बनाया। ठीक है, यही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मराठास और मुग़ल के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कॉलोनियलिज्म के बारे में अगर हम पढ़ें, एज ऑफ कॉलोनाइजेशन तो मेनली बोला जाता था जब ब्रिटिश जो ऑल ओवर ग्लोबल में, मतलब ब्रिटिश नहीं, यूरोपियंस ने पूरी दुनिया पे कॉलोनलाइजेशन करना शुरू करा था, तब को बोलते हैं। लेकिन उससे थोड़ा पहले जाते हैं कि असल में कॉलोनियलिज्म का डेफिनेशन क्या था। कॉलोनियलिज्म
मतलब ये था कि एक कंट्री टेक कंट्रोल्स ऑफ अनदर रीजन्स, एक कंट्री जो है कंट्रोल करती थी दूसरे रीजन को, अपने देश के अलावा किसी और रीजन को, और वहाँ अपना सेटलमेंट तैयार करते थे, वहाँ रहना, वहाँ सब कुछ अपना शुरू करते थे, और अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम्स जो उनका अपना था वो दूसरी कंट्री जहाँ वो कंट्रोल करते थे उस पर, जिसको कॉलोनाइज करते थे, उसको अपने हिसाब से मोल्ड करते थे, अपने हिसाब से उसको चलाते थे, ठीक है, एक सिस्टम क्रिएट करते थे। इसको बोलते थे कॉलोनियलिज्म एक तरीके से, ठीक है। ये कोई नया नहीं है कॉलोनियलिज्म की अगर बात करें तो अगर आप ट्रेस करोगे तो ग्रेट एम्पायर्स इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE में भी हुआ, फिर फर्स्ट मिलेनियम CE में भी हुआ, द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी जब शुरू हुआ था फर्स्ट मिलेनियम CE में, और इस्लाम में भी, इस्लाम का जो स्प्रेड किया गया पूरी दुनिया में, तो उस टाइम पे भी कॉलोनियलिज्म का एक तरीके से झलक हम लोग देख सकते हैं। तो कॉलोनियलिज्म इज़ नॉट अ न्यू, तो उस टाइम से है, ठीक है। अब देखिए 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सेटअप करा पौंडीचेरी में, ट्रेडिंग पोस्ट। उसी टाइमलाइन का नेक्स्ट पार्ट है जो हम लास्ट पेज में पढ़ रहे थे। फिर 1741 में डिफीट करा डच एट द बटल ऑफ गोलाचेल में, जो मार्तंड वर्मा ने इन्हें हराया था, आई थिंक नहीं, आई एम श्योर अबाउट इट कि मार्तंड वर्मा ने हराया था डच को 1741 में। ये बैटल ऑफ गोलाचेल बोलता है, त्रावणकोर के पास पड़ता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 1746 से 1763 तक कार्नेटिक वॉर्स हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। ये भी अच्छी चीज़ है, आपको ये मतलब ये टॉपिक ऐसा है, कार्नेटिक वॉर्स पे भी सवाल पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और आपके एकेडमिक्स में भी पूछेंगे तो उसमें ये आप डालते हो तो आपका आंसर बढ़िया बनता है, ठीक है। 1757 में ब्रिटिश का बैटल ऑफ प्लासी में जीतते हैं इंडिया में, ठीक है। फिर 1770 से लेकर 72 तक ग्रेट फेमिन होता है बंगाल में। 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म होता है, एंड मराठा वॉर के साथ ही मराठा का पावर ख़त्म होता है 1818 में। फिर 1829 से लेकर 1833 में खासी, जो मेघालय रीजन में पड़ता है, वहाँ एक ट्राइबल अपराइजिंग होती है खासी लोगों के बीच में, खासी आर द ट्राइबल पीपल, ठीक है। फिर 1835 में मकाले मिनट्स आता है एजुकेशन पे, इंडियन के एजुकेशन पे मकाले मिनट्स आता है, मतलब उसमें चीज़ें बताई गई कैसे कैसे क्या करना है इंडियन एजुकेशन के बारे में, उसको कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर 1848-49 में सिख एम्पायर का अंत होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे पंजाब को कब्जा कर लेती है। फिर 1857 में ग्रेट इंडियन रिबेल होता है, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला जाता था। 1857 का युद्ध, अपराइजिंग, युद्ध तो नहीं कह सकते उसको, अपराइजिंग था, मतलब रिवोल्ट था। 1858 में ब्रिटिश क्राउन एंड्स द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और स्टार्ट कर देता है ब्रिटिश राज। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, जो उसको कम्प्लीटली ख़त्म करके अंग्रेजी शासन यहाँ पे राज करना शुरू कर देती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉलोनियलिज्म। बट एज ऑफ कॉलोनियलिज्म यूजुअली रिफर्स टू यूरोप्स एक्सपेंशन इन द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी से जो एक्सपेंशन यूरोपियंस ने शुरू करा पूरी दुनिया में, मेनली आप कह सकते हो कि अफ्रीका, एशिया, अमेरिकाज़ या ऑस्ट्रेलिया या बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड्स थे, उन सब जगहों पर जब इन्होंने अपना एक्सपेंशन शुरू करा, उसी को एज ऑफ कॉलोनियलिज्म बोला जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से यूरोपियंस में आते थे, यूरोपियन पावर्स में, तो स्पेन था, पुर्तगाल था, ब्रिटेन, फ्रेंच, नीदरलैंड, ये सारी कंट्रीज़ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थी, ठीक है। चलिए, अब इसमें मेन रोल क्या होता था, जब लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड को जब ये अपने कब्जे में कर लेते थे, कंट्रोल कर लेते थे, उस चीज़ को करने के लिए इनको क्या करना पड़ता था, मिलिट्री कैंपेन्स करते थे, बहुत सारे लोगों को मारते थे, बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाते थे, जो लोग वहाँ के नेटिव पॉपुलेशंस थी उनको, ठीक है। अच्छा, ऐसा कैंपेन क्यों करना पड़ता था इनको, दो तीन चीज़ें थी जो उसके बारे में आपको जाननी चाहिए। एक तो पॉलिटिकल कंपटीशन था यूरोपियन पावर्स के बीच में, खुद में ही आपस में, जैसे स्पेन को पुर्तगाल से होगा, ब्रिटेन को फ्रांस से होगा, फ्रेंच को नीदरलैंड से होगा, नीदरलैंड को पुर्तगाल से होगा, मतलब आपस में ही कंपटीशन था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके ग्लोबल में अपना इन्फ्लुएंस बनाता है, पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस कौन ज़्यादा बना सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कौन अपना बढ़ा सकता है। इस चीज़ का एक कंपटीशन हो गया था, पॉलिटिकल कंपटीशन, ठीक है। दूसरी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो था ही, अब उससे फ़ायदा क्या होता था, उससे इकोनॉमिक एडवांटेजेस मिल जाते थे।
नए नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते थे, उसका एक्सेस मिल जाता था, नया मार्केट मिल जाता था, नया ट्रेड रूट्स मिल जाता था, और उसमें प्लंडरिंग करने का वो सब चीज़ें करते थे वो लोग, ठीक है। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था, कन्वर्टिंग इंडिजिनस पॉपुलेशन टू क्रिश्चियनिटी वाज अनदर पावरफुल मोटिवेशन। एक सबसे बड़ा मोटिवेशन में से एक ये भी था कि बहुत सारे लोकल जो पीपल थे, इंडिजिनस पीपल जहाँ ये लोग कॉलोनीज बनाते थे, उन लोगों का धर्म परिवर्तन करते थे और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का प्रावधान करने की कोशिश या करते ही थे, फोर्सफुली और अनफोर्सफुली, जैसे भी मतलब हो सके ये करते थे, ठीक है। एक साइंटिफिक इंक्वायरी भी थी कि मतलब बहुत ही मान्यतापूर्ण वो नहीं है सत्य, लेकिन एक साइंटिफिक इंक्वायरी भी थी कि माना जाता है कि वो लोग कहते थे कि हम लोग जियोग्राफिकली नॉलेज के लिए या प्लैनेट्स के जियोग्राफी के लिए, नेचुरल हिस्ट्री को जानने के लिए भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। बट ऐसा कुछ था नहीं, दैट वाज अ लाइक फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स इल्यूजन टू अदर्स, मतलब ऐसा था। अब देखिए, क्लेम तो करते थे क्या ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स, ब्रिटिश नहीं, जो भी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे जो कॉलोनीज बनाते थे, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सिविलाइजिंग द मिशन, हम सिविलाइजिंग में लगे हुए हैं, ऑफ ब्रिंगिंग प्रोग्रेस टू द कॉलोनाइज्ड पीपल। जो कॉलोनीज़ हैं उनके लोगों को हम प्रोग्रेस के लाने के लिए हम ये सिविलाइजिंग मिशन पे निकले हुए हैं, ठीक है। उसमें जिसमें डेमोनाइज एज सैवेज, प्रिमिटिव और बारबरिक, द रियलिटी वाज डिफरेंट। उनका कहना चाहते थे कि जो इंडिविजुअल ग्रुप हैं उनको निगेटिव लाइट्स हैं, डिमोनाइज का मतलब होता है कि निगेटिव लाइट्स उसके अंदर, उनके अंदर बैठा हुआ है। सैवेज मतलब होता है कि घृणा, और बारबरिक मतलब कट्टरपंथी, प्रिमिटिव मतलब बहुत ही पुराने ज़माने सोच के हैं। तो उस चीज़ को हम लोग प्रोग्रेस में बदलने के लिए ये सिविलाइजिंग मिशन पे हम लोग निकले हुए हैं, ठीक है। जबकि सीधा जो सच्चाई थी, द रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट, रियलिटी इससे एकदम उलट था। असल क्या था कि लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस होता था लोकल लोगों का, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ उनका रिसोर्सेज बहुत एक्सप्लॉयट होता था कॉलोनाइजर्स द्वारा, डिस्ट्रक्शन ऑफ उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जैसे वो जीते थे उसमें इनका हस्तक्षेप होता था, फॉरेन कल्चर और वैल्यूज़ को ज़बरदस्ती थोपा जाता था उन लोगों पे, ठीक है। ये सत्य है कि कॉलोनियल एज के कारण क्या हुआ कि दुनिया एक दूसरे के करीब आई, मतलब एक नज़दीक आया, रैपिड ग्रोथ हुआ इकोनॉमीज़ में, टेक्नोलॉजीज़ में। बट इन सब चीज़ का जो मेन बेनिफिट्स जो था ना, मेन नहीं 100% बेनिफिट्स आप कह सकते हो, वो सिर्फ कॉलोनाइजर्स को ही मिला, जो कॉलोनीज़ थी जिस पे इन लोगों ने कब्जा किया, जिसको कंट्रोल किया, जिसको एडमिनिस्टर किया, उन कॉलोनीज़ को इन्होंने कोई भी फ़ायदा नहीं दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है। इन मैनी ऑफ द कॉलोनाइज्ड रीजन्स रेजिस्टेंस बिल्ट अप अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स, बहुत सारा रेजिस्टेंस भी हुआ इनके कॉलोनीलाइज्ड रीजन्स में। मिड्स 20वीं शताब्दी में आते आते ना, लगभग वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद 1945 के बाद ऑलमोस्ट बहुत सारे फैक्टर्स वर्ल्ड वाइड में उठ गए जो डीकोलोनाइजेशन का कारण रहा। बहुत सारे कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ जो थे उन्होंने को इंडिपेंडेंस वगैरह मिला, जिसमें से हम लोग सिर्फ ज़्यादातर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सो चलिए आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट में हम थोड़ा पढ़ेंगे यूरोपियंस का कैसे एंट्री और ये सब चीज़ें हुई थी। थैंक यू, बाय बाय, ग्रेट डे।